नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण सीरीज में जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि ये कार्तिक सर के द्वारा चलाई गई एक जबरदस्त मुहिम है जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं हिंदी की ये महत्वपूर्ण क्लास। और इस क्लास में पढ़ करके आप पाते हैं कि हिंदी में जो पिछली परीक्षाओं में DSSB और इससे संबंधित परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक एक प्रश्न को हम देख रहे हैं, खोल करके अध्ययन कर रहे हैं, उसके संपूर्ण विस्तार की बात कर रहे हैं कि कौन सा प्रश्न है, किस लेवल का होता है और उसके आंसर को आपको कैसे उत्तर बनाना है, उसकी सही अप्रोच तक आपको कैसे पहुंचना है। ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं पिछली क्लासें आप बहुत बढ़िया से तैयार कर चुके हैं, देख चुके हैं उन क्लासों को। ये क्लास उसके आगे की क्लास है, यानी एक महत्वपूर्ण सीरीज है जिसमें 1000 प्रश्नों की श्रृंखला हमने रखी है। उनमें से कुछ एक प्रश्न आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। आने वाली क्लास आपके लिए और बेहतर होगी और बेनिफिशियल होगी, इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि आप जुड़े रहें इस क्लास के साथ में और कंटिन्यू आप सपोर्ट करें, प्रेम करें इस क्लास में। चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला सवाल आपके लिए रहेगा, और जैसा कि हमारा पहला पेज आता है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट भी जरूर लिख करके हमें प्रोत्साहित करें। चलिए आज की क्लास का ये पहला सवाल है आपके लिए। देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का, अब लोकोक्ति है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों जो सवाल है, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति यहां से शुरू होती है। का वर्षा जब कृषि सुखाने का क्या अर्थ होता है? पूछा क्या गया है, लोकोक्ति क्या है? का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो ध्यान देना, नीचे 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, सबको हम देखते हैं। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, देखो ये इसका अर्थ नहीं हो सकता। इसके लिए लोकोक्ति क्या बनती है? इसके लिए लोकोक्ति बनती है कि सर्प कभी विष नहीं त्यागता। बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ नहीं, इसके लिए लोकोक्ति बन सकती थी, क्या बन सकती थी कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो ये भी नहीं हो सकता। हुक्म कुछ और करना कुछ और, ये भी गलत बात है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। और कहना कुछ और करना कुछ और, यहां पर देखिएगा इसका उत्तर क्या बनेगा। का वर्षा जब कृषि सुखानी, अवसर चूक जाने के बाद सारे साधन सारे काम व्यर्थ होते हैं या व्यर्थ साबित होते हैं। मित्रों, इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन डी, विकल्प डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है और बेहतरीन सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ दिल लगी करना होता है? देखो, दिल लगी करना, किसी के साथ में पूर्ण भाव के साथ नहीं जुड़ना दिल लगी कहलाता है। पहली बात कि केवल उसे आप यूं जो आपका मन किया वैसा बर्ताव आप किसी के साथ करते हो तो उसे दिल लगी कहते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए क्या कहता है। ऑप्शन ए कहता है अटखेलियां करना या अटखेलियां सूझना। बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे अब तक, लेकिन आगे वाले ऑप्शन और देख लेते हैं, विकल्प और देख लेते हैं। भेड़ की खाल में भेड़िया, नहीं, ये तो इसका सही उत्तर नहीं बन सकता। इसका मतलब तो होता है धोखेबाज। देखो, भेड़ बन करके भेड़ों के अंदर आ जाना और उसके बाद में उनका संहार करना या उनका शिकार करना, ये तो धोखेबाज वाली बात है। बंडा फूटना का क्या बन सकता है? बंडा फूटना मतलब पोल खुल जाना, मतलब पोल खुल जाना या पोल खुलना, इसके लिए ये बन सकता था। भीगी बिल्ली होना मतलब डरा हुआ होना या डरना, डरा हुआ। भीगी बिल्ली का अर्थ हुआ डरा हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन ए, अटखेलियां सूझना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। अब ये नीचे एक वाच्य दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है, और ये कौन से वाच्य के अंतर्गत आएगा, किस वाच्य के अंतर्गत हम इसे रखें, वो आपको बताना है। देखो दोस्तों, डिस्कस करता हूं। जो
कहने की वृत्ति होती है, मतलब मूड होता है, उसमें जो क्रिया का रूप होता है वो कर्ता के अनुसार आया है, कर्म के अनुसार आया है, या किसी भाव के अनुसार आया है। कर्ता और कर्म उसमें गौण हो जाते हैं। इसके आधार पर वाच्य जो होते हैं दोस्तों, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो भी सुनिएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस। क्या कहते हैं भाई? वॉइस कहते हैं। सुनिएगा, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक कौन सा होता है? कर्तृवाच्य। कौन सा? कर्तृवाच्य। और एक होता है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। एक होता है मित्रों आपका भाववाच्य। क्या भाई? भाववाच्य। तो सुनिएगा, इस बात को समझिएगा। वॉइस, वाच्य। वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कर्तृवाच्य, ये देखना, कर्तृ ऐसे लिखेंगे मित्रों, कर्तृवाच्य, और कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहां पर आपको क्या पता लगाना है कि कौन से वाच्य का है ये? जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य, जब क्रिया कर्म के अनुसार हो तो फिर कर्मवाच्य। दोनों ही गौण हो जाए, किसी भाव के अनुसार आई है तो फिर वो कौन सा वाच्य हो जाता है? भाववाच्य हो जाता है। यहां पर देखिएगा, हम इतने कार्य नहीं कर सकते मित्रों। एक कीवर्ड है, मैं बता देता हूं आपको, कि एकदम सिंपल वाक्य होता है वो तो होता है कर्तृवाच्य का, और अगर कर्म पर डिपेंड होती है क्रिया तो वो होता है कर्मवाच्य का। जैसे मैं तीनों के उदाहरण देकर के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। देखिएगा, अगर आपके सामने ऐसा आ गया दोस्तों, यदि आपके सामने इस तरह का सवाल आया कि कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए, भाववाच्य का उदाहरण बताइए और कर्तृवाच्य का उदाहरण बताइए, तो मैं इस कीवर्ड की बात कर रहा हूं, इसको समझ लोगे तो पहले तो मैं इसका उत्तर बता देता हूं आपको। यह है भाववाच्य। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। अब सुनना, रोहन खाना खाता है। ये है दोस्तों, ये जो खाना क्रिया है ये रोहन के अनुसार है। तो सिंपल बात है, ये कौन से वाच्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य का उदाहरण है। और कर्मवाच्य का देखना, राधा से पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है। अब ध्यान देखना, ध्यान देना, ये पढ़ा जाना, ये क्या पढ़ा जाता है? कुछ तो पढ़ा जाता है। राधा से पुस्तक पढ़ा जाता है, अखबार पढ़ा जाता है, पत्रिका पढ़ी जाती है। ध्यान देना, देखो पत्रिका किया हमने तो यहां पर क्या हो गया? पढ़ा का पढ़ी जाती है। तो ये कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है, इसलिए ये कौन से वाच्य का उदाहरण हो गया? ये कर्म वाच्य का हो गया। और जहां पर दोस्तों आप नहीं होने का भाव दिखे, कार्य नहीं हो सकता या नहीं हो सकने का भाव दिखे, वहां पर आप 99% दोस्तों कौन सा वाच्य कर देंगे? वहां आप भाव वाच्य कर देंगे। क्लियर है आपको? देखो, मैं चाहता हूं दोस्तों, मुझे भी पता है इस चीज का, कि आपको डिटेल से समझाया जाए या कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाए, लेकिन ये एक प्रश्नों की सीरीज है और इस प्रश्नों की सीरीज में अगर हम किसी टॉपिक को लेकर के चर्चा करने लगेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बात होगी। उसके बाद में एक एक टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। जिस दिन टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो यकीन मानिए उससे लेंथी या उससे डीप जाकर के प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं बनता है। आप यूपीएससी, आरपीएससी, जो भी परीक्षाएं दें, आप किसी भी पीएससी के एग्जाम देंगे या कोई भी बड़ा एग्जाम, छोटा एग्जाम, आपके हिसाब से उसमें जितना डीप हम पढ़ेंगे, जितना डीप हम अध्ययन करेंगे, उसके बाहर से सवाल बनने की गुंजाइशें ना के बराबर होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं मित्रों। इसका सही उत्तर तो आपको पता चल ही गया है। अगला सवाल है लोकोक्ति। अब लोकोक्ति क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? और देखना दोस्तों, क्या अर्थ बताओगे आप गौर करके इसका आंसर देंगे। सवाल क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा, गुण न होने पर भी गुण का दिखावा करना। नहीं भाई, इसका अर्थ तो होता है थोता चना बाजे गणा। थोता चना बाजे गणा, यानी उतने गुण है ही नहीं और उससे ज्यादा की बातें करता है, हैसियत से अधिक बात करना। स्वयं सही हो तो सारा संसार ही ठीक लगता है। इसके लिए हो सकता है
मैं भला तो जग भला, या आप भला तो जग भला। इसके लिए बन सकता है दोस्तों क्या, आप भला तो जग भला, जग भला। यहां पर इसके लिए ये लोकोक्ति हो सकती थी। दोहरा लाभ होने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दोहरा लाभ, दो तरह से लाभ होना। आम के आम और गुठलियों के दाम, आम के आम और गुठलियों के क्या हो दोस्तों, गुठलियों के दाम। देखो, एक तो आम खा लिया और ऊपर से किसके दाम बना लिए, गुठलियों के दाम, यानी उसकी भी कीमत है। तो इसका तो ये लोकोक्ति बनता। इसलिए इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा कि आगे नाथ न पीछे पगहा, कोई भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, मुझे ना किसी को जवाब देना है, ना मुझसे कोई पूछने वाला है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा। ये कौन सा वाक्य दिया गया है, पहले तो ये समझिएगा। देखो दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं और संरचना के आधार पर, वाक्य की बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिस पर हमने पहले पिछली क्लासों में भी चर्चा की है। और देखिएगा यहाँ पर, यदि प्रेमचंद तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती, ये वाक्य है दोस्तों आपके हिसाब से किस प्रकार का ये वाक्य है। तो और यदि आ जाने से ये वाक्य बन गया है दोस्तों मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य बन गया है, मिश्र वाक्य। एक प्रधान उपवाक्य है और कुछ और गौण उपवाक्य है इसमें, या जहां एक प्रधान उपवाक्य कई उपवाक्यों से जुड़ा हुआ होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। पूछा क्या है, संयुक्त वाक्य बनाना है। संयुक्त वाक्य की पहचान आपको मैंने पिछली क्लासों में बताई है। बीच में और योजक से जुड़ा होता है, किंतु से जुड़ा होता है, किंतु के अलावा परंतु शब्द होता है, परंतु के अलावा इसलिए मिल जाएगा आपको, इसलिए शब्द मिल जाएगा दोस्तों। तो ध्यान देना यहां पर कौन सा बनाओगे आप। देखो, प्रेमचंद ने तेज दौड़ करके गाड़ी पकड़ी, इसका तो अर्थ हुआ, ये तो है भैया आपका सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है दोस्त, सरल वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, वो सरल वाक्य होता है। प्रेमचंद तेज दौड़कर भी गाड़ी न पकड़ सका, भैया इसका तो कुछ लेना देना नहीं है, न कहां से आ गया। जैसा वाक्य है वैसा ही बनाना है आपको। ये नकारात्मक वाक्य है और ये है आपका दोस्तों अर्थ के आधार पर। यदि प्रेमचंद तेज दौड़ता, तेज भागता, देखो दौड़ने की जगह भागता कर दिया इसने, ये भी नहीं करने की आवश्यकता थी। अब नीचे देखिएगा सही उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, प्रेमचंद तेज दौड़ता तो की जगह दोस्तों इसलिए होता तो और ज्यादा अच्छा होता। प्रेमचंद तेज दौड़ा इसलिए गाड़ी मिल गई, ऐसा होता अगर। लेकिन यहां पर देखो मिल जाती लिखना है तो यही रखना है फिर आपको। फिर इसके लिए आपने तो योजक का प्रयोग किया है। तो को हिंदी में निपात भी कहा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा मित्रों, ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं और बहुत प्यारा सा सवाल ये रहा आपके लिए। देखिए, किसी शब्द विशेष अथवा पद विशेष या वाक्यांश विशेष को रेखांकित करने के लिए, पहले तो यहां पर रेखांकित शब्द नहीं आना चाहिए था दोस्तों। रेखांकित शब्द की जगह यहां क्या आना चाहिए था कि विशेष दिखाने के लिए, रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब रेखांकित का अर्थ होता है दोस्तों रेखा के द्वारा अंकित, रेखा के द्वारा अंकित। तो रेखांकन तो एक अलग से चिन्ह होता है, तो वो तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है। अब इनमें से आपको उत्तर देना है। देखिए, चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। मान लीजिए कोई शब्द है, देखो कैसे शब्द है दोस्तों आपके सामने। मान लीजिए कोई भी विशेष शब्द है, उसको रेखांकित करना है कि रामायण, तो ये विशेष है, इसको रेखांकित कर दिया आपने। उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। जैसे आपके सामने आ गया गदर, एक प्रेम कथा, एक प्रेम कथा। तो यहां पे देखिएगा दोस्तों, इस गदर शब्द को आपने क्या कर दिया है, उद्धृत कर दिया है। एक इकरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण दो होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। विस्मयादि बोधक तो हम जो
वाक्य को पढ़ने के बाद में विस्मय की अनुभूति होती है, वहां हम विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह इसका सही उत्तर है। विस्मरण चिन्ह नहीं करते। विस्मरण चिन्ह का अर्थ होता है कोई वाक्य लिखते समय हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, त्रुटि बोधक भी बोलते हैं उसे, कोई गलती हो जाती है तो उसको प्रयोगित करने के लिए विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, जैसे हम कई शब्दों को हम शॉर्ट में लिखते हैं, राजकीय माध्यमिक विद्यालय को रा मा विद्यालय लिखते हैं, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके लिए ये रहा, बढ़िया सवाल है। क्या सवाल रहेगा सर? ये देखिए, लोकोक्ति जर जोरू जमीन जोर की नहीं तो और की, ये सही लोकोक्ति तो है दोस्तों। जर जोरू जमीन जोर की नहीं तो किसी और की, ऐसा था, लेकिन यहां पर जैसा दिया हुआ है उसको आपको सही मान करके उसका उत्तर देना है कि का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है। ये एक लोकोक्ति है, बेहतरीन लोकोक्ति है जो गांवों में बहुत प्रचलित है, बहुत सुनने को मिलती है। देखिएगा, धन स्त्री जर, धन ठीक है, जो स्त्री जोरू का मतलब स्त्री होता है, ये भी ठीक है, और जमीन निर्बल नहीं भैया, जोर की दे रखा है ना, तो जोर मानी तो सबल, जिस आदमी में ताकत है, बलवान है जो आदमी, वो करेगा जोर, तो निर्बल थोड़ी करेगा। निर्बल अपने बल से प्राप्त कर सकता है नहीं, ये गलत बात है। अगला सुनो, धन और स्त्री बलवान अपने बल से प्राप्त कर सकता है, लेकिन यहां तक तो ठीक था दोस्तों। अगर ये लोकोक्ति यहां तक होती तो इसका उत्तर ये सही था, ऑप्शन 20 का सही उत्तर बन जाता। लेकिन देखो, नहीं तो और की, तो ये और जोड़ने के कारण, ये वाक्यांश और जुड़ने के कारण ये इसका सही उत्तर नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये उत्तर भी आपका गलत होगा। धन स्त्री और जमीन बलवान अपने बल से प्राप्त कर सकता है, निर्बल व्यक्ति नहीं, ये इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों। जब तक मनुष्य जीवित है तब तक आशा बनी रहती, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा मित्रों, वो बनेगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, आप प्यार से पढ़ते जाएं, प्रेम से पढ़ते जाएं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है आप पर कि आप ऐसा पढ़ करके अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। देखना दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको देना है, बहुत प्यार से देना है। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति मुहावरे का अर्थ अयोग्य व्यक्ति का योग्य व्यक्ति जैसा बनने का प्रयत्न करना या ढोंग करना होता है? देखो, लोकोक्ति मुहावरे डीएसएसबी में लोकोक्ति मुहावरे विराम चिन्ह, लोकोक्ति मुहावरे विराम चिन्ह, लोकोक्ति मुहावरे विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, इनमें से बहुत ज्यादा सवाल बन रहे हैं। इसलिए मैं तो आपको सलाह दूंगा दोस्तों कि आप ये जो चैप्टर है इनको ये देखो, ये चैप्टर कोई रटने लायक चैप्टर नहीं है। आप इनको 2-3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी बार आप रिपीट करोगे तैयार होती जाएंगी चीजें। देखो, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, नहीं जी, इसका अर्थ ये तो नहीं बन सकता। अयोग्य व्यक्ति वाली बात है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नहीं। जब ये तो अंगूर खट्टे वाली बात है, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो वो बोल रही है अंगूर खट्टे हैं, और ये दूसरे पर रोब उतार देते हैं, दूसरे पर गुस्सा उतार देते हैं, ये असफल हो जाते हैं। तब फूंक फूंक कर कदम रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कौवा चला हंस की चाल, कौवा है, योग्यता नहीं है, लेकिन वो हंस की भांति चलने की कोशिश करता है लोगों को भ्रमित करने के लिए कि ये हंस है या इसमें हंस जैसे गुण है, ऐसा है। तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है मित्रों, चलिए अगला सवाल आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से मुहावरा बेवक्त की सहनाई बजाना का क्या अर्थ है? देखो दोस्तों, वक्त पर ही सब कुछ अच्छा लगता है। बेवक्त की कोई भी चीज है या कोई भी बेवक्त कोई काम करते हो तो वो बिल्कुल ही फबता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। देखिएगा इधर, बेवक्त की सहनाई बजाना, किसी के यहाँ शोक सभा है और उसमें जाकर के आप विवाह वाली सहनाई बजाएंगे, तो ये इसी प्रकार का कुछ आंसर मिलेगा, यानी अवसर के प्रतिकूल आप कोई कार्य करेंगे तो वो इसका उत्तर होगा। सरगर्मी होना, नहीं, ये गलत उत्तर है, ये गलत उत्तर है। बुरी आदत ने छोड़ना मतलब लत में पड़े रहना, ये भी गलत है।
झंझट में पड़ना, ये भी गलत है, ये तीनों गलत है, ये तीनों इसके गलत उत्तर है। तो सही क्या है? अवसर के प्रतिकूल कार्य करना। देखो अवसर के उल्टा कार्य करेगा तो हम कहेंगे कि भैया बेवक्त ही आप क्या बजा रहे हो, शहनाई बजा रहे हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है या सही प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान देना, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है। क्या उत्तर बनाओगे आप और किस तरह से उत्तर बनाओगे उस पर आपका फोकस चाहिए। प्रताप ने घर जाकर, देखो ये योजक से जोड़ा हुआ है, घर जाकर, तो ये तो जोड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी दोस्तों, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। घर जाकर नहाया, प्रताप ने घर जाकर नहाया, नहीं नहीं नहीं, गलत है भैया। और नीचे देखिए प्रताप ने घर जाकर, ये देखो ये उपविराम की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इस चिन्ह को बोलते हैं दोस्तों उपविराम। प्रताप ने घर जाकर, देखो ये फिर से क्या आ गया है, योजक आ गया है। ये अल्प विराम तो ठीक है, यहां तक ठीक है। प्रताप ने घर जाकर नहाया, ये ठीक है, अल्प विराम आएगा। कपड़े धोए और बीच में अल्प विराम नहीं आए, इसके लिए और योजक का प्रयोग किया गया है। और फिर घर की सफाई की, और लास्ट में इसने प्रयोगित किया है दोस्तों पूर्ण विराम। क्या प्रयोगित किया है? पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, तो बात उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होगी। इसका सही जो उत्तर बनेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, विकल्प डी। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मय सूचक चिन्ह है? अरे रे रे रे, कितना आसान सवाल पूछा है, ये तो हमारे बच्चे बहुत आसानी के साथ कर देंगे। इसका आंसर तो सबको आता है, मुझे अंदाजा है कि आप सब कर दोगे इसका सही उत्तर। देखो क्या पूछा है, विस्मय सूचक, इसको विस्मयादि बोधक भी आप कह सकते हैं। देखिएगा इधर, इस चिन्ह को बोलते हैं दोस्तों विस्मरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? विस्मरण चिन्ह। जैसे कोई वाक्य लिखते समय आप किसी शब्द को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो उसके स्थान पर इसका प्रयोग करके उस शब्द को फिर से लिखा जाता है। जैसे ऐसा ही लिखना था और यहां पर कुछ आपने छोड़ दिया, कारणवश भूलवश आपने छोड़ दिया, और यहां ऐसा चिन्ह लगा करके और आप लिख सकते हैं पुस्तक पढ़ो। ये पुस्तक लिखना भूल गए थे तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये है दोस्तों दीर्घीकरण का चिन्ह है, दीर्घीकरण का चिन्ह है। इसको मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं दोस्तों उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। और उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरा उद्धरण और एक दोहरा उद्धरण। और ये है आपका विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है मित्रों, बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए, देख लेते हैं। आप जिसे लाए हो वह कल भी आया था, ये तो ठीक है। इसमें क्या अशुद्धि है भाई? इसमें तो ठीक है, मुझे तो कोई अशुद्धि नहीं लग रही है। देखो आपको लग रही है तो मुझे तो नहीं लग रही है मित्रों, तो ये तो ठीक है। आप सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता, ये भी ठीक है। वह अपराध था, अपराध नहीं था, वह अपराधी था भाई। क्या था? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध पूछा है, तो देखो यहां पर ये सही इसका उत्तर बनेगा, वह अपराधी था इसलिए उसे सजा हुई, इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। यदि सावधानी नहीं बरती तो हादसा हो जाता, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति या मुहावरा जो भी आप इसको समझें उसका अर्थ आपको बताना है। खरा खेल फरुखाबादी का क्या अर्थ है? देखो कोई कोई व्यक्ति होता है जो सीधा कहता है कि भैया देखो हमें तो जैसा लगता है हम तो सामने कह देते हैं, मतलब हम तो खरी बात कहने वाले हैं, स्पष्टवादी हैं। इधर देखिएगा, शीघ्र नष्ट न होने वाली चीज ना, शीघ्र नष्ट होने वाली चीज, इसको बोलते हैं दोस्तों आपके हिसाब से क्षणभंगुर। क्या बोलते हैं भाई? क्षण में ही नष्ट हो जाए उसको बोलते हैं क्षणभंगुर, क्षणभंगुर, क्षणभंगुर होगा। और सच्चा काम
ये सच्चा काम तो इसका अर्थ नहीं हो सकता। सच्चा काम मतलब पाप स्वतः सामने आ जाते हैं, ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हंसी मजाक में उड़ा देना, हंसी मजाक में उड़ा देना। देखिए 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 देखिए, स्पष्ट सच्चा काम, स्पष्टवादी होना चाहिए था यहाँ पर। चलिए, ये मखोल करना, पाप स्वतः सामने आ जाता है, नहीं, ये इसका सही उत्तर बनेगा क्या? ऑप्शन बी, सच्चा काम होना। हालांकि यहां पर होता स्पष्टवादी होना। ठीक है, तो क्लियर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है मित्रों। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। वाक्य किस प्रकार का है? अर्थ के आधार पर पूछा गया है या संरचना के आधार पर, ये तो नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी आपको वाक्य के प्रकार पर जाना है। देख ले, समझ भी जाएंगे। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ध्यान रखना दोस्तों, आपको साधारण वाक्य दिया गया है और आपको पूछा गया है किस प्रकार का वाक्य है। अगर संरचना के आधार पर पूछा जाता तो आप कहते हैं दोस्तों ये सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। लेकिन यहां पर मेरे अंदाज से सरल वाक्य ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे? आज्ञा सूचक वाक्य के मोहन तुम पढ़ो, ये तो है आज्ञा सूचक वाक्य। विधिवाचक का मतलब होता है विधि के अनुसार जो वाक्य है, तो ये बिल्कुल विधिवाचक है। संकेतवाचक उसे कहते हैं जिसमें पहले कोई कारण दिया हो या बाद में कथन दिया हो, पहले कथन दिया हो बाद में कारण दिया हो। जैसे आपके सामने एक वाक्य आया, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। वर्षा संकेत है फसल अच्छी होने का। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आज्ञा सूचक नहीं हो सकता। मिश्र वाक्य मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, वे मिश्र वाक्य, इस मिश्र वाक्य का एक उदाहरण देता हूं। मुकेश ने कहा कि मैं जाऊंगा। देखो, यहां मुकेश ने कहा कि मैं जाऊंगा, तो ये है मिश्र वाक्य दोस्तों, की के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वचन बहुवचन का सही मेल नहीं है? पहले तो एक वचन होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। तो पत्रिका, देखो कई बच्चे इसको पत्र मान करके, क्या मान करके दोस्तों? इसे पहले कहते हैं वो पत्र, और पत्र के बाद में पत्रिकाएं कर देते हैं। तो पत्र नहीं भैया, पहले पत्रिका याद रखना आपको, पत्र नहीं पत्रिका। पत्रिका का जो बहुवचन होता है, पत्रिका का मतलब एक पत्रिका, और इसका बहुवचन होता है वो होता है पत्रिकाएं। बिल्कुल ठीक है। महिला, और इसका बहुवचन होता है दोस्तों, देखो महिलाएं होता है माय डियर। क्या होता है? महिलाएं होता है, महिलाओं नहीं होता। ये तो किसी वाक्य में प्रयोग करते हो तब इस शब्द का प्रयोग करते हो, और यहां पर देखिए अनुस्वार भी नहीं आया है, वैसे भी एकदम अशुद्ध है। महिलाएं इसका सही उत्तर होगा। रुपया, रुपये ठीक है, और कन्या, कन्याएं ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? वो बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से मछली का पर्यायवाची कौन सा है? मछली का पर्यायवाची कौन सा है? तो गिरा किसका है भैया? गिरा किसका पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन तो गिरा दिया हुआ है, तो गिरा बता दो पहले, तो सर फिर बता देना मछली का। तो गिरा तो गर्दन को कहते हैं। किसको कहते हैं? गर्दन को कहते हैं गिरा। यति किसे कहते हैं? जो महापुरुष होते हैं, जति होते हैं, उनको कहते हैं यति। यति तत्सम है जति का, आप महापुरुष भी कह सकते हैं। महापुरुष, जप करने वाले, कौन करने वाले? जप करने वाले। साधु भी कह सकते हैं। सरवरी किसे कहते हैं? ये रात्रि का विलोम शब्द है मित्रों। किसका विलोम शब्द है? रात्रि का विलोम शब्द है। और झक है वो है मछली का विलोम शब्द। झक भी कहते हैं, मत्स्य भी कहते हैं, और मीन भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो सही उत्तर इसका बनेगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट सवाल, और बहुत बेहतरीन सवाल है।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अन्य पुरुषवाचक, भैया हमेशा ही कहता हूं कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आपको कैसे ध्यान रखना है। जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं उसे अन्य पुरुष कहेंगे, जो बोल रहा है उसे प्रथम नहीं कहेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे, जो सुन रहा है उसे मध्यम पुरुष कहेंगे, और जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पर नीचे क्या पूछा गया है? अन्य पुरुष पूछा गया है। तुम क्या कर रहे हो? अरे भैया क्या कर रहे हो तुम कब बोलोगे? जब सामने सुन रहा होगा तभी हम कहेंगे तुम क्या कर रहे हो। तो सामने वाला सुन रहा है तो फिर वो तो मध्यम पुरुष है, इसलिए ये उत्तर तो इसका नहीं बन सकता। उन सभी को यहां लेकर आओ, उन सभी को नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उन सभी को, किसी और की बात हो रही है, यहां लेकर आओ। बिचौला तो कोई और है, लेके आने वाला कोई और है, सुनने वाला कोई और है, कहने वाले आप हो। उन सभी को लेकर आओ, तो फिर ये है अन्य पुरुष। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो आप सामने खड़े हो तभी तो ऐसा पूछा जा सकता है कि आपका नाम क्या है, मतलब सुनने वाले हो, और सुनने वाला तो क्या होता है दोस्तों? मध्यम पुरुष होता है। मेरा घर आगरा में है, और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा, मैं मेरे को ही बता रहा हूं, मेरा घर, या कोई किसी को बता रहा हूं मेरा घर, तो बोलने वाला अपने लिए कह रहा है, तो मेरा घर है, तो फिर आपको क्या कहना चाहिए कि यह है उत्तम पुरुष। और इसका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट। बहुत ही शानदार सवाल है। देखो, अब शुद्धि का सवाल आया है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी वाला चयन करना है, यानी 3 इसमें से शुद्ध है और 1 है अशुद्ध है। अगर आपने शब्दों को देखा है और पढ़ा है, पहले भी आपने शब्दों पर गौर किया है, तो डेफिनेटली आप पहचान पाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। भैया आप तो शुरुआत में ही गलत लिख रहे हैं। चरतु, चरतु, जो अर्धाक्षर होता है वो जिसके यहां लगा होता है उससे पूर्व बोला जाता है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा आप। तो किस पर लगा है? तू पर लगा है, तो तू से पहले बोला जाएगा रे। चरतुभुज, जबकि होता क्या है? चतुर्भुज। क्या होता है दोस्तों? चतुर्भुज। इस तरह से ये शब्द लिखा जाता है मित्रों, और यहां पर लिखा क्या है? चतुर्भुज। तो यही इसका सही उत्तर बनेगा। सुग्रीव एकदम ठीक है, प्राचीनतम ठीक है, प्रामाणिक ये भी ठीक है। दोस्तों प्रमाण शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो शब्द बना है प्रामाणिक। इस इक प्रत्यय के योग से इस प्रय का प्रा हो गया है। ये नियम आपको प्रत्यय जब पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। तो इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों विकल्प इसके सही उत्तर है। और इसका गलत उत्तर है, ये आप कह सकते हैं, ये जो गलत वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है? चतुर्भुज है। ये इसका उत्तर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग, हाँ ये तो देखो पढ़ करके ही बता सकते हैं दोस्तों, आराम से इसका उत्तर लगाया जा सकता है, लेकिन पहले आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या दे रखा है? तारीख। तो आज कितनी तारीख है? कितनी, आज क्या तारीख है? तो देखो कितनी तारीख है भाई, कितनी बोला तो हमने, तो स्त्रीलिंग है। आपको दया आती है, इसमें तो क्या हुआ? आती। क्रिया देखो स्त्रीलिंग में है, तो दया भी स्त्रीलिंग है। इम्तिनान रखो, आपका इम्तिनान होगा, आप इम्तिनान रखो, तो ये पुल्लिंग है। ये क्या है? पुल्लिंग है, याद रखिएगा ये पुल्लिंग शब्द है। और दिल लगी, आपने दिल लगी की, इसका मतलब ये भी स्त्रीलिंग है। ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर बनेगा। क्लियर है? और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए आज की कक्षा का ये अंतिम सवाल है। देखो पढ़ो सवाल को। निम्नलिखित में से दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अर्थभेद है, एक जैसे शब्द है, सुनने में एक जैसे हैं, उच्चारित होने में एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। झल और झल, झल और झल। देखिएगा
झल का अर्थ क्या होता है मित्रों? झल का अर्थ होता है जलन। झल का अर्थ क्या होता है? जलन। तो इसमें पहला आपको जलन दिख जाना चाहिए, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। झल का अर्थ जलन और झल का अर्थ होता है दोस्तों सनक या पागलपन कह सकते हो आप जिसको। झल्ल, जो झल्ला जाते हैं आदमी, या वो जिनमें पागलपन हो जाता है थोड़ा सा, तो उसको सनक कहते हैं, सनकी कहते हैं। जैसे जिसमें झल्ल होती है उस आदमी को सनकी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपको आज की क्लास में इतना ही करवाया जाएगा। दोस्तों आप सभी ने जो सपोर्ट दिया हुआ है इस क्लास को, उसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका। और आने वाली कक्षाओं को भी आप उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे ही प्यार और स्नेह का भरपूर सहयोग आपका रहेगा। तो आने वाली क्लासों में हम और बहुत सारी ढेर सारी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।